फोर्थ केस में देखेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो तो उसका इमेज कहाँ बनेगा। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इसके लिए हमें एक फिगर बनाना पड़ेगा। तो ये कॉनकेव मिरर और ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया फोकस और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पर अगर कोई हमने ऑब्जेक्ट रखा है तो यहाँ से अगर कोई लाइट रे पैरेलल भेजेंगे तो ये फोकस से पास करेगी रिफ्लेक्शन के बाद इस तरह से, और दूसरा लाइट रे अगर पोल पर इंसिडेंट कराएं यहाँ से, ये भी जो है रिफ्लेक्शन के बाद यहीं पर आकर के इंटरसेक्ट करेगा। तो अगर ये पॉइंट बी था तो वो बी से निकलने वाली दोनों लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये हो गया पॉइंट बी का इमेज बी डैश, है ना। और इसको अगर ज्वाइन कर दें यहाँ से तो ये था ए, तो उसका इमेज ए डैश एग्जैक्टली ए पर ही बनेगा, है ना। ये है अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, ये था अपना पोल। तो यहाँ हमने क्या देखा कि जो इमेज है, इमेज इज फॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। रियल होना चाहिए इमेज, क्योंकि एक्चुअली में लाइट इंटरसेक्ट कर रही है। अच्छा, सेम साइज का होना चाहिए। सेम साइज कैसे बता सकते हैं, हम लोग दो सिमिलर ट्रायंगल देख सकते हैं, ए बी पी और ए डैश बी डैश पी। ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं, इनमें जो एंगल्स हैं आई और ए आई इक्वल है, यहाँ पर 90 90 है, तो थर्ड वाला एंगल इक्वल होगा, तो सिमेट्री से ए बी और ए डैश बी का साइज इक्वल हो जाएगा, है ना। तो सेम साइज हो जाएगा, इमेज जो है वो इन्वर्टेड होगा। अच्छा, फिर अगली बार हम देखेंगे कि जब इमेज सी और इन्फिनिटी के बीच में, सॉरी ऑब्जेक्ट जो है सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में हो तो उसका इमेज कहाँ बनेगा। व्हेन ऑब्जेक्ट lies between center of curvature and माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी जो है कि वो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो इसके लिए भी रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये हो गया कॉनकेव मिरर, और ये प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस सी, और सी के आगे यहाँ पर अपना ऑब्जेक्ट रखा है बी ए। तो बी से अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होगा तो रिफ्लेक्शन के बाद ये कहीं फोकस से पास करेगा। फिर एक लाइट रे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा सकते हैं। एक लाइट रे यहाँ से पास करा सकते हैं, ये भी कहीं मिरर पर जाएगा तो मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के पाथ को रिट्रेस करेगा।
इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड दोनों लाइट रे इसी पर होंगी, तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे इधर का और रिफ्लेक्टेड लाइट ये वाला दोनों मिल करके यहां पर इमेज बनाएंगे। तो बी का इमेज हो गया बी डैश और ए का ए डैश। तो इस बार हमने क्या देखा कि जो इमेज का लोकेशन है वो है सेंटर कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो इमेज लाइज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर C एंड फोकस F। इमेज जो है वो छोटा है तो डिमिनिश्ड होना चाहिए, है ना। डिमिनिश्ड हो गया, इन्वर्टेड हो गया और साथ में रियल भी होगा। तो ये अभी हमने जो 5 डायग्राम ड्रॉ किए ये सारे कॉनकेव मिरर के लिए थे, है ना। ये सारे कॉनकेव मिरर के लिए थे। अब जो हम ड्रॉ करने वाले हैं वो है कॉन्वेक्स मिरर के लिए, ठीक है, फॉर कॉन्वेक्स मिरर, है ना। तो कॉन्वेक्स मिरर में जो ऑब्जेक्ट है, कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट मिरर के सामने कहीं भी रखेंगे तो इमेज हमेशा फोकस और पोल के बीच में बनता है ना। तो रे डायग्राम ड्रॉ करके देखते हैं। तो अगर अपने पास ये कोई बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ए बी, तो यहां से इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां ले लेते हैं ना। तो बी से अगर कोई लाइट रे पैरेलल जाएगा ऐसे, तो ये कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट होगा कि लगेगा कि फोकस से होकर के पास कर रहा है। ये ऐसे रिफ्लेक्ट होना चाहिए। इधर इंसिडेंट हुआ था पैरेलल, तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर के पास करता हुआ दिखेगा, है ना। अच्छा, कुछ ऐसा होगा। एक लाइट रे हम लोग पास करा सकते हैं पोल से, एक लाइट रे पोल पर आया, है ना। तो ये लाइट रे जो पोल पर आया ये रिफ्लेक्शन के बाद सिमेट्रिकली रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो जैसे आया था उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट होगा। अब इसको पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो ये पहली वाली रिफ्लेक्टेड लाइट को यहां पर इंटरसेक्ट करेगा, है ना। ये जो है यहां पर इंटरसेक्ट करेगा। तो ये जो पॉइंट है अपना, ये बी का इमेज हो गया बी डैश, और यहां से एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं तो ये हो गया ए डैश। तो हमने क्या देखा कि इस केस में जो इमेज बन रहा है वो हमेशा पोल और फोकस के बीच में बनेगा। सो इमेज लाइज बिटवीन पोल एंड फोकस। साइज जो है छोटा है तो डिमिनिश्ड होगा, इरेक्ट होगा और वर्चुअल भी होगा, क्योंकि लाइट रेज एक्चुअली में वहां इंटरसेक्ट नहीं कर रही, हमने एक्सटेंड करके उनको इंटरसेक्ट कराया। तो ये हो गए सारे रे डायग्राम, है ना। इसको हम लोग कह सकते हैं, ये जो है 6 हो गया पॉइंट, ठीक। तो मिरर फॉर्मूला पर बेस्ड अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। सपोज एक कॉनकेव मिरर है, और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर
दिया गया है 10 सेंटीमीटर। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, यह है अपना पॉइंट ऑब्जेक्ट। इसके पोल को हम लोग मान लेते हैं ओरिजिन। ये हो गया x डायरेक्शन और ये y डायरेक्शन। तो जो अपना ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट दिया गया है -40 + 1 सेंटीमीटर। तो ये सारी चीजें दी हुई हैं और हमें अब पता करना है इमेज का पोजीशन। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। तो इसमें हमें तो पहले साइन कन्वेंशन डिसाइड करना चाहिए कि इंसिडेंट रे यहाँ से राइटवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो अपने लिए ये पॉजिटिव डायरेक्शन और ये निगेटिव डायरेक्शन है। ठीक है, साथ में अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव होगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन निगेटिव होगा। ठीक, तो इसमें अगर देखें तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया -40, फोकल लेंथ जो होगा वो होगा -r/2 यानी -5 सेंटीमीटर। तो अपना जो मिरर फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u = 1/f। इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो लिखा जा सकता है 1/f माइनस 1/u, u माइनस f डिवाइडेड बाई uf। तो v का वैल्यू आएगा uf डिवाइडेड बाई u माइनस f। ये एक सिंप्लीफाइड मिरर फॉर्मूला है और आगे से हम लोग इसी मिरर फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो अब इसमें वैल्यू रखते हैं। u का वैल्यू अपना आया है -40, फोकल लेंथ आया है -5, तो -40 और -5। ठीक है, तो ये जो है ये आ गया -40 डिवाइडेड बाई 7 सेंटीमीटर। ये हो गया इमेज डिस्टेंस। अब मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला यूज करके इसका हाइट निकाल सकते हैं। तो मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये होता है -v/u। माइनस v का जो वैल्यू अपना आया है वो है -40/7 और u का जो वैल्यू आया है वो है -40। तो ये हो गया -1/7। तो ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो तो हमें दिया गया +1, तो hi होगा -1/7 इंटू ho, -1/7 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है +1 सेंटीमीटर। तो ये हो गया -1/7 सेंटीमीटर। तो ये कह सकते हैं कि पोजीशन ऑफ इमेज इज, तो इसका जो v आएगा वो आया अपना -40/7 और इमेज का जो हाइट आया वो इन्वर्टेड बना है इमेज, तो इसलिए ये भी आ जाएगा -1/7 इन सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है
converging rays are incident on convex mirror so that their extensions intersect at 30 centimeter behind the mirror। तो इसको हम लोग एक डायग्राम बनाते चलते हैं, है ना। तो डायग्राम में ये कहा गया कि ये जो अपना कॉन्वेक्स मिरर है ना, ये कॉन्वेक्स मिरर है। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, है ना। तो इसमें कन्वर्जिंग रेज आ रही थी ऐसे, इस तरह से। ये कन्वर्जिंग इंसिडेंट रेज थी। इनका जो एक्सटेंशन है वो पीछे इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ से 30 सेंटीमीटर पर। सेंटीमीटर पीछे, ठीक। अब आगे बताया गया द रिफ्लेक्टेड light rays are also diverging, so their extensions intersect behind the mirror at 120 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइट रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद जो है ये लाइट रे कहीं ऐसे जा रहा होगा इधर से, और ये जो है ये भी कहीं ऐसे जा रहा होगा। ये भी डाइवर्जिंग है और इसलिए ये भी कहीं जा कर के पीछे इंटरसेक्ट करेंगे यहाँ पर, यहाँ पर। तो हमें पता है कि इंसिडेंट रे का इंटरसेक्शन पॉइंट ये ऑब्जेक्ट कहलाता है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन पॉइंट इमेज कहलाता है ना। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि रिफ्लेक्टेड रे जो है वो 120 सेंटीमीटर पीछे यहाँ जा करके इंटरसेक्ट करती है। तो हमें पता करना है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ मिरर। तो इसका अगर सॉल्यूशन देखें, ये अपना ऑब्जेक्ट है, तो इसमें लाइट रेज राइट से लेफ्ट डायरेक्शन में जा रही हैं। तो हमारे लिए ये डायरेक्शन पॉजिटिव हुआ और ये निगेटिव हो गया, ठीक है। लाइट रेज इंसिडेंट लाइट जो है वो राइट से लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए लेफ्टवर्ड डायरेक्शन हमारे लिए पॉजिटिव हुआ और राइटवर्ड डायरेक्शन निगेटिव हो गया। तो इस फिगर में देखें तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो अपना आएगा +30। ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? इंसिडेंट रे के इंटरसेक्शन पॉइंट को। तो इंसिडेंट रे
मिरर्स के पीछे 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसलिए अपना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो हो गया +30 हो गया। और इमेज डिस्टेंस किसको बोलते हैं? इमेज उसको कहा जाता है जब रिफ्लेक्टेड लाइट रेज जहां पर इंटरसेक्ट करती है। तो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज मिरर के पीछे 120 सेंटीमीटर पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसलिए जो इमेज डिस्टेंस है वो हो गया +120 सेंटीमीटर। तो अब जो है हम लोग मिरर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 1/v + 1/u = 1/f। तो 1/120 सेंटीमीटर प्लस 1/30 सेंटीमीटर = 1/f। तो यहाँ से f का जो वैल्यू है ये आया अपना 24 सेंटीमीटर। तो ये अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। A person looks into a spherical mirror. The size of image of his face is twice the actual size. If his face is at a distance of 20 centimeter from the mirror, find the nature and radius of curvature of mirror। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमने देखा अभी कि जैसा कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आदमी को अपना फेस का डबल साइज का इमेज दिखता है ना। तो डबल साइज दिखने का मतलब है क्योंकि वो वर्चुअल इमेज देख रहा होगा, डबल साइज का देख रहा होगा, तो मिरर जो है वो कॉनकेव मिरर होना चाहिए, क्योंकि कन्वेक्स मिरर रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज कभी नहीं बनाता। रियल ऑब्जेक्ट का हमेशा वर्चुअल बनाता है और छोटा बनाता है ना। तो ये रियल ऑब्जेक्ट का चूंकि यहाँ पर वर्चुअल इमेज बन रहा है, साथ में बड़ा बन रहा है, इसलिए कॉनकेव मिरर होगा ना। सिंस इमेज इज virtual and enlarged, so mirror must be converging mirror, converging mirror और कॉनकेव मिरर। तो केस कुछ ऐसा होगा कि रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज तब कॉनकेव मिरर बनाता है जब ऑब्जेक्ट
फोकस और पोल के बीच में हो, तो इसका ये एनलार्ज्ड इमेज यहाँ पर बनाएगा डबल साइज का। तो इसमें से हम देख सकते हैं, सपोज अपना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है ये है x और इमेज डिस्टेंस है y, है ना। तो चूंकि डबल साइज का बन रहा है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो y है वो 2x के इक्वल होना चाहिए। तो मिरर फॉर्मूला में देखेंगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो हो गया -20 सेंटीमीटर, और जो v होगा वो इसका डबल, जबकि पॉजिटिव में होना चाहिए, पॉजिटिव में +40 सेंटीमीटर होना चाहिए, बिकॉज मैग्निफिकेशन इज -v/u and that is equal to 2। तो अब जो है मिरर फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v हो गया +40 और u है -20 इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ से फोकल लेंथ जो आएगा वो आएगा -40 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 40 मतलब 80 सेंटीमीटर। सपोज अगर दो मिरर आमने सामने रखे हों तो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होंगे और सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस होंगे, तो उसमें फाइनल इमेज का जो साइज होगा वो कैसा होगा, कितना बड़ा होगा, ये जानने के लिए हमें कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा कि फाइनल मैग्निफिकेशन कैसे पता करेंगे। तो मैग्निफिकेशन in case of multiple and successive reflections, तो फाइनल मैग्निफिकेशन होगा, है ना, कई सारे रिफ्लेक्शन के बाद जो फाइनल इमेज होगा उसका हाइट hf, हाइट ऑफ फाइनल इमेज hf डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू m1 इंटू m2 इंटू m3 इंटू m4 and so on, where m1 is magnification due to first reflection, and m2 is magnification due to second reflection, m3 is equal to magnification due to third reflection। तो इस तरह से हम m1, m2 और m3 का वैल्यू निकालेंगे, हर रिफ्लेक्शन में मैग्निफिकेशन पता करेंगे और उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनल मैग्निफिकेशन पता चल जाएगा। अब इसमें
थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन की हमें ज़रूरत है कि M1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, M2 कैसे कैलकुलेट करेंगे और M3 कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल करेंगे। तो ये जो एग्जाम्पल है इसमें हमें दो मिरर दिए गए हैं, एक तो कॉनकेव मिरर है, इस कॉनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर ये दिया गया है 20 सेंटीमीटर, और एक प्लेन मिरर है। दोनों प्लेन मिरर के बीच का जो गैप है ये है 40 सेंटीमीटर। ये इनका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। तो सपोज ये है मिरर अपना M1 और ये हो गया मिरर M2। हमें एक ऑब्जेक्ट दिया गया जो कि कॉनकेव मिरर से 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। ठीक, अब हमें पता करना है कि 3 सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस के बाद इमेज का पोजीशन क्या होगा और उसकी मैग्निफिकेशन क्या होगी। ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड the position of final image and its magnification after 3 successive reflections. First reflection from concave mirror, that is M1. तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन के लिए देखेंगे, फॉर फर्स्ट रिफ्लेक्शन ऑन M1। तो इस केस में जो लाइट रे है वो राइट से लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा होगा ऐसे, तो हमारे लिए ये पॉजिटिव डायरेक्शन होगा और इधर निगेटिव डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ वो हो गया -15 सेंटीमीटर, इसका फोकल लेंथ -10 सेंटीमीटर। तो इमेज डिस्टेंस निकालेंगे मिरर फॉर्मूला यूज करके, V इज इक्वल टू UF बाई U माइनस F। तो U का वैल्यू है -15, F का वैल्यू है -10 डिवाइडेड बाई -15 -10। ठीक है, तो यहाँ से हमें V का जो वैल्यू है वो आ गया -30 सेंटीमीटर। तो इससे ये कह सकते हैं कि जो पहला इमेज बनेगा अपना, पहला इमेज I1, वो I1 यहाँ से 30 सेंटीमीटर इधर बनना चाहिए क्योंकि निगेटिव आया है। अब इसका मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं। मैग्निफिकेशन M1 होता है -V/U, तो माइनस, इसको हम लोग चाहें तो V1 कह सकते हैं, है ना, फर्स्ट रिफ्लेक्शन वाला है इसलिए। तो -V का वैल्यू अपना आया है -30 और U का वैल्यू है -15, तो ये मैग्निफिकेशन आ गया -2। अब देखते हैं सेकेंड रिफ्लेक्शन का।
सेकंड रिफ्लेक्शन जो है वो तो प्लेन मिरर से होना है। तो प्लेन मिरर के लिए जो ऑब्जेक्ट है ना, वो I1 हो जाएगा। ये जो कॉनकेव मिरर है, इसने जो भी इमेज बनाया वो प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट है। तो प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आएगा 10 सेंटीमीटर यहाँ पर। तो हमें पता है प्लेन मिरर उतना ही डिस्टेंस पीछे इमेज बनाएगा। तो प्लेन मिरर जो है वो यहाँ पर I2 इमेज बनाएगा, जो कि मिरर से 10 सेंटीमीटर के सेपरेशन पर होगा, है ना। तो ये कह सकते हैं फॉर सेकेंड रिफ्लेक्शन ऑन M2, सेकेंड वाले मिरर पर जब सेकेंड रिफ्लेक्शन होगा तो उसके लिए हमने इमेज का पोजीशन तो पता कर लिया, मिरर से 10 सेंटीमीटर पीछे। मैग्निफिकेशन निकालते हैं इसका। मैग्निफिकेशन जो होगा, मैग्निफिकेशन M2 कहेंगे, है ना। इसमें -v/u लिख सकते हैं। तो माइनस, इस मिरर के लिए जो कन्वेंशन होगा कुछ ऐसा होगा, इस पर लाइट रे लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में जा रही है, तो इसके लिए पॉजिटिव इधर होगा और निगेटिव इधर होगा, क्योंकि इसमें जो है कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्टेड लाइट प्लेन मिरर पर जाएंगी तो लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में जा रही होंगी। तो लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में हमारा पॉजिटिव हो गया और लेफ्टवर्ड डायरेक्शन निगेटिव हो गया। तो यहाँ पर जो v है, v हम लोग रखेंगे +10 और u का वैल्यू रखेंगे -10। तो ये मैग्निफिकेशन आ गया +1, यानी जो प्लेन मिरर है वो सेम साइज का इमेज बनाएगा और इरेक्ट इमेज बनाएगा। ठीक, अब देखेंगे फॉर थर्ड रिफ्लेक्शन ऑन M1। जो थर्ड रिफ्लेक्शन होगा वो भी वापस कॉनकेव मिरर पर होगा। पहला भी कॉनकेव मिरर से हुआ, दूसरा प्लेन मिरर से हुआ, वापस फिर से कॉनकेव मिरर पर होगा। तो इसके लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, अगर देखें फिगर में, तो कॉनकेव मिरर के लिए इस बार ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो हो गया यहां से ये, और ये हो गया टोटल 50 सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो इसके लिए साइन कन्वेंशन इसके लिए पहले जैसा ही है, यानी कि लेफ्ट डायरेक्शन में पॉजिटिव और राइट डायरेक्शन में निगेटिव, क्योंकि इस पर जो लाइट रे आएगा वो वापस राइट से लेफ्ट की तरफ आएगा। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रखेंगे -50 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ फिर से -10 सेंटीमीटर रखेंगे। तो मिरर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इसमें जो है इमेज डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं UF बाई U-F, मिरर फॉर्मूला अप्लाई करके। तो इससे क्या आएगा, U का वैल्यू है -50, F का वैल्यू है -10 डिवाइडेड बाई -50 -10। तो ये हो गया 500 और नीचे हो गया -40। तो ये आएगा -12.5 सेंटीमीटर। तो इस बार जो मैग्निफिकेशन होगा, M3 ये होना चाहिए, यहाँ भी -v/u वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो -v तो अपना आया है -12.5 डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यहाँ पर -50, है ना। तो ये हो गया -1/4। ठीक,
तो फाइनल मैग्निफिकेशन, फाइनल मैग्निफिकेशन होगा एम इज इक्वल टू हाइट ऑफ फाइनल इमेज h3 और हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो अपना इनिशियल ऑब्जेक्ट था उसका हाइट ho है और 3 रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज बना उसका हाइट जो है वो h3 है। तो ये आएगा अपना m1 इंटू m2 इंटू m3 मीन्स -2 इंटू +1 -1/4 इज इक्वल टू 1/2। तो ये कह सकते हैं कि जो फाइनल इमेज बनेगा तीसरे रिफ्लेक्शन के बाद वो ऑब्जेक्ट के आधे साइज का होगा और इरेक्ट बनेगा। प्रिंसिपल एक्सिस के जिस साइड में ऑब्जेक्ट होगा उसी साइड में फाइनल इमेज बनेगा। जिस तरह से प्लेन मिरर में हमने ऑब्जेक्ट और इमेज के स्पीड में रिलेशन देखा था, उनका मोशन देखा था, वैसे ही कर्व्ड मिरर में भी ऑब्जेक्ट और इमेज की जो वेलोसिटी है उनके बीच में रिलेशन निकालेंगे। तो पहला केस हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रहा हो तो कैसा रिलेशन आएगा। मोशन along principal axis, तो इसके लिए हम लोग पहले एक मिरर बनाते हैं। ये मिरर हो गया और मिरर के जो प्रिंसिपल एक्सिस है इस डायरेक्शन को मान लेते हैं x और परपेंडिकुलर डायरेक्शन को y। तो जो अपना ऑब्जेक्ट है, अपना ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रहा है vox वेलोसिटी से। vox इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जो मिरर जो ऑब्जेक्ट है वो अपना प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यानी x एक्सिस के पैरेलल चल रहा है। तो ऑब्जेक्ट और इमेज का जो पोजीशन है उन दोनों के बीच में रिलेशन जो है वो प्लेन मिरर फार्मूला से निकलता है और ये मिरर फार्मूला है अपना 1/u प्लस 1/v। अगर इनको डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट बोथ साइड with respect to time, तो डिफरेंशिएशन करने से ये आएगा -1/v² dv/dt -1/u² du/dt इज इक्वल टू 0। फोकस लेंथ क्योंकि कांस्टेंट रहता है इसलिए उसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। ऑब्जेक्ट ट्रेवल करेगा तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u चेंज होगा और इमेज डिस्टेंस v चेंज होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसको लिखा जा सकता है dv/dt इज इक्वल टू -v/u² इंटू du/dt। v जो है इमेज का पोजीशन है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन जो है वो इमेज की वेलोसिटी बताएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ इमेज इन x डायरेक्शन माइनस v/u² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन x डायरेक्शन। u क्या है? u जो है ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन है, तो उसका रेट ऑफ चेंज ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बताएगा। तो इस तरह से हमें
इनकी वेलोसिटी को रिलेट करने वाला एक फॉर्मूला मिल गया। इसी तरह से सपोज अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर चल रहा हो, है ना, तो अभी देखेंगे मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज perpendicular to principal axis। तो इस केस में एक डायग्राम बनाते हैं। ये अपना प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रहा है। इसको हम कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाई डायरेक्शन, क्योंकि हमने वाई डायरेक्शन जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लिया है और इधर एक्स डायरेक्शन लिया है। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो ऑब्जेक्ट का या इमेज का जो पोजीशन होगा उनके बीच में रिलेशन पता चलता है मैग्निफिकेशन से। हम जानते हैं कि जो मैग्निफिकेशन है वो मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। मीन्स हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। तो यहाँ से हाइट ऑफ इमेज निकाल सकते हैं माइनस वी बाई यू इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर इनको डिफ्रेंशिएट किया जाए, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो ये आएगा डी एच आई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू डी एच ओ बाई डी टी। यहाँ पर चूंकि पार्टिकल इनिशियली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है तो उस इंस्टेंट पर v और u चेंज नहीं हो रहे होंगे और इसलिए हमने v और u को कांस्टेंट मान लिया है। तो डी एच आई बाई डी टी ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, और डी एच ओ बाई डी टी जो होगा ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बताएगा वाई डायरेक्शन में। तो इस तरह से हमें एक और इक्वेशन मिल गया और ये इक्वेशन परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटीज को रिलेट करता है। अभी ऐसा हो सकता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो ना प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रहा हो ना परपेंडिकुलर चल रहा हो, बल्कि प्रिंसिपल एक्सिस से किसी एंगल पर चल रहा हो। ऐसे सपोज ये है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर ये थीटा एंगल पर चल रहा होगा प्रिंसिपल एक्सिस से तो इसको हम लोग रिजोल्व कर सकते हैं। एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा कंपोनेंट वी ओ कॉस थीटा, ये जो है इसको कहा जा सकता है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन एक्स डायरेक्शन। इसी तरह से इसका एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा इधर, इसको हम लिख सकते हैं वी ओ साइन थीटा, और ये जो है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाई डायरेक्शन हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पर एक्स ये डायरेक्शन है और वाई डायरेक्शन इधर है। तो जो अभी हमने पिछले केसेज में ए और बी में हमने जो फॉर्मूले ड्राइव किए उनको यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सो वेलोसिटी ऑफ इमेज इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू
होल स्क्वायर इंटू VOX। ये जो अभी हमने जो केस ए में सीखा था, तो यहाँ पर -V/U होल स्क्वायर, इसको VOX को हम लिख सकते हैं यहाँ पर VO इंटू कॉस थीटा। ये इमेज की वेलोसिटी हो गई x डायरेक्शन में। तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी ऐसे निकाल सकते हैं। y डायरेक्शन में निकालने के लिए वेलोसिटी ऑफ इमेज इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू -V/U इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन y डायरेक्शन माइनस V/U। VOY जो है इस केस में वो है VO साइन थीटा। तो इस तरह से वेलोसिटी ऑफ इमेज डायरेक्शन भी निकल गया।